तो प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ होंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और बहुत सारी परीक्षाओं की तिथियां जारी हो चुकी हैं, बहुत सारी परीक्षाएं जिसमें आप सम्मिलित होंगे। और अभी से आपको लगना पड़ेगा क्योंकि समय बेहद कम है, चाहे वो एलटी मेंस की परीक्षा हो। तो मुझे लगता है कि आपको अलग से एलटी मेंस की परीक्षा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसका रिज़ल्ट आए उसके बाद हम तैयारी शुरू करें। यदि आप बॉर्डर पे हैं तो आपको एलटी मेंस के लिए लग जाना चाहिए। इसके अलावा एक दो परीक्षाएं और हैं, जैसे जीआईसी प्रवक्ता का है, जिसे आप अभी थोड़ा सा सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि उसको भी थोड़ा सा सीरियस लीजिए। जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी तैयारी अपनी जारी रखिए। यूपी टीजीटी पीजीटी है, इसमें भी आपके पास समय ज़्यादा है, लेकिन अगर देखें तो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको उसके लिए भी काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये जो पैटर्न हो सकता है पेपर का, जिस तरह के सवाल बन सकते हैं, इस पर ही यह क्लास हमारी हो रही है। अभी हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे साथी जुड़ते हैं और बहुत सारे साथी अभी नहीं जुड़ते हैं, वो वेट कर रहे हैं कि और थोड़ा सा पेपर नज़दीक आ जाए। लेकिन बहुत नज़दीक आने का इंतज़ार मत करिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फटाफट आप सवालों के जवाब देना शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर आप एलटी ग्रेड मेंस, ईएमआरएस मेंस, केवीएस एनवीएस मेंस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 या यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, डी++ टीजीटी पीजीटी, या फिर बीपीएससी टियर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, सभी के बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं। आप केवल व्हाट्सएप करके हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं। नंबर है हमारा 9628959237। तो चलिए सबको शुभ संध्या, नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, जितने भी साथी जुड़े हैं सबसे निवेदन है कि वो फटाफट पहले लाइक कर दें। सवाल है, बड़े नहूजे, चलिए पहले सब लोग लाइक करिए फटाफट जितने साथी देख रहे हैं। बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा विभावना अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार और उदाहरण अलंकार। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग सवालों के जवाब दीजिए। चलिए, तो यहां पर एक अलंकार की पहचान करनी है आपको कि इसमें कौन सा अलंकार है। बड़े नहूजे गुणन बिनु, तो एक अलंकार यहां पर आता है जिसे हम अर्थांतर न्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थांतर न्यास कहते हैं। अब देखिए आपके यहां जो सिलेबस है उसमें जो अलंकार दिए गए हैं उनसे अतिरिक्त भी अलंकार आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ऑप्शन आपके यहां दिया गया है उससे अलग भी पूछा जा सकता है। अच्छा,
अतिशयोक्ति आप जानते हैं कि जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, विभावना यहां कारण के बिना कार्य हो जाए, कारण के बिना। उदाहरण में एग्जाम्पल ही होता है। बात आती है अर्थांतर न्यास की। ये विशेष कथन का सामान्य कथन, विशेष कथन का सामान्य कथन से और सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन या पुष्टि करता है, समर्थन या पुष्टि करता है। कई बार सीधा सीधा यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है कि अर्थांतर न्यास अलंकार, जैसे पूछ लेगा कि किस अलंकार में विशेष का सामान्य से, सामान्य का विशेष से समर्थन या पुष्टि की जाती है, कौन सा अलंकार है। तो आप वहां बताएंगे कि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन या पुष्टि की जाती है, वहां पर अर्थांतर न्यास होता है। जब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी सार्वभौमिक सत्य या प्रसिद्ध उदाहरण का सहारा हम लेते हैं, यानी आपकी कोई भी बात है, अपनी बात, अब इस बात को क्या करना चाहते हैं, आप सिद्ध करना चाहते हैं। अब इसके सिद्ध के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन से है कि आप सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य या फिर प्रसिद्ध उदाहरण का सहारा लेंगे। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जब आप सार्वभौमिक सत्य या फिर प्रसिद्ध उदाहरण का सहारा लेते हैं, तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यानी आपने कह दिया कि भाई वीर लोग बहुत कठोर हृदय वाले होते हैं। अब इसको स्पष्ट करने के लिए आप किसी सार्वभौमिक सत्य का उदाहरण दीजिए या कोई लोक प्रचलित प्रसिद्ध उदाहरण दीजिए जिससे आपकी बात स्पष्ट हो सके। तो यह होता है अर्थांतर न्यास अलंकार, जहां पहली पंक्ति एक सामान्य सत्य होता है। यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो पहली पंक्ति होती है सामान्य सत्य होता है। पहली पंक्ति इसकी जो होती है वह सामान्य सत्य वाली होती है। जैसे हनुमान ने समुद्र को लांघ लिया, इसमें क्या आश्चर्य है, महापुरुषों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। हनुमान ने समुद्र को लांघ लिया, इसमें क्या आश्चर्य है। अब ये आपने एक अपनी बात रखी और इस बात को पुष्ट करने के लिए आप एक लोक प्रचलित उदाहरण रखेंगे कि महापुरुषों के लिए कुछ चीज कठिन नहीं होती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए इसको। एक बार सभी लोग बता दें, समझ गए। ठीक है, इसी से संबंधित एक और उदाहरण है जो पूछा जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यह भी उदाहरण कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, चंदन विष
व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, समझ गए। अब इसको स्पष्ट करते हैं। अब आप देखिए अवधि बेल्ट से है तो क्या कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग यानी बुरे लोगों के साथ रहने से भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। यह बात उन्होंने अपनी रखी। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए सार्वभौमिक सत्य या एक महत्वपूर्ण लौकिक उदाहरण रखे। उदाहरण उन्होंने क्या रखा कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के लकड़ी पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं होता है। सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं समझता हूं कि जीवन में कभी भी अर्थांतर न्यास अलंकार आ जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। समझ में आ गया। अर्थांतर न्यास जो अलंकार होता है, इसके 8 भेद हैं, लेकिन इसके 8 भेदों भेद पर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। फूलै फरै न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? फूलै फरै न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? बहुत ही पारंपरिक उदाहरण नहीं पूछे जाएंगे अब। ठीक है, बताइए। सी। चलिए, तो तन्मय कह रहे हैं सी, एसकेएस कह रहे हैं सी, प्रमोद कुमार कह रहे हैं सी। चलिए, प्रमोद जी नमस्कार, और विनीता देवी गुड इवनिंग, स्वागत है सबका। जितने भी साथी आए हैं फटाफट लाइक कर दें। चलिए, फूलै फरै न बेत जदपि सुधा बरसहि जलत, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? कारण के होने पर भी कार्य हो। इसमें क्या होता है? कारण के होने पर भी कार्य न हो। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये मिलता जुलता है किससे? जहां कारण के न होने पर भी कार्य हो। अब इन दोनों को समझिएगा, एकदम सामान्य सा चेंज है। कारण के होने पर कार्य न हो, कारण के न होने पर कार्य हो, यानी लगभग जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अगर कारण है और कार्य नहीं हो रहा है तो वह विशेषोक्ति है, और कारण के न होने पर भी कार्य हो तो वो विभावना है। ठीक है। फूलै फरै न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, समझ गए। अब विशेषोक्ति अलंकार जो है, कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य यहां पर नहीं होता है।
जैसे नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाए। नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे नित प्रति रहे तउन प्यास बुझाए। समझिएगा कि क्या कह रहा है कि नीर भरे नित प्रति रहें, हमारी आंखों में नित ही नीर यानी पानी भरा है, आंसू भरे हैं, इसके बावजूद भी प्यास नहीं बुझ रही है। यानी कार्य तो है, कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, विशेषोक्ति है। इसी तरीके से फूल ही फल ही न बेत जदपि सुधा बरस ही जलद, बहुत परंपरित उदाहरण बता रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि बादलों से अमृत जैसा जल बरस रहा है, फिर भी बेत का पौधा फलता फूलता नहीं है। अमृत रूपी वर्षा हो रही है, इसके बावजूद भी जो बेत है वो फूलता फलता नहीं है। यानी कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा। कारण क्या है? जल की वर्षा। कार्य बेतों का फूलना फलना न। अच्छा, तन्मया है, कोई बात नहीं मीनाक्षी जी। तो यहां पर उदाहरण यह है, एक उदाहरण और आता है, तमकी ताकी तक शिव धनुष धरहि उठत न कोटि भांत बल करही। राजा लोग पूरी शक्ति लगाकर धनुष उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन धनुष नहीं उठ रहा है। अब सीता जी के स्वयंवर में सारे राजा पूरा बल लगाकर उस धनुष को उठा रहे हैं लेकिन वो धनुष उठ नहीं रहा है। मतलब कारण तो है लेकिन उसका कुछ भी फल रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसी तरीके से उसी पंक्ति में थोड़ा सा बदलाव कर दें कि भूप साहस 10 सहस्र 10 एक ही 12। सहस्र 10 भूप माने राजा एक साथ उस धनुष को उठा रहे हैं। भूप सहस्र 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत नटारा। एक साथ उठा रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से टसमस नहीं हो रही है। अब ये कह देंगे तो इसमें अतिशयोक्ति भी है। हां, तबीयत बिल्कुल नहीं सही है, खांसी जुखाम बुखार सब एक साथ आया हुआ है। तो यहां पर कौन सी है? विशेषोक्ति है, यानी विशेष उक्ति। विशेष उक्ति कहां होगी? जहां पर कोई फल नहीं निकलेगा, कारण भले हो, कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इसमें कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? अब यहां आप देखिए, प्रमुख विचारकों के विषय में आपको जानना चाहिए। मार्क्सवादी विचारक वो विचारक जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आधार बनाकर अपनी आलोचना को निर्मित करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कार्ल मार्क्स, दूसरे फ्रेडरिक एंगल, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन,
व्लादिमीर लेनिन। माओ जेडोंग, माओ जेडोंग। एंटोनियो ग्राम्सी, एंटोनियो ग्राम्सी। हिंदी में रामविलास शर्मा। नामवर सिंह, मुक्तिबोध, इरफान हबीब, ये सारे लोग हैं। अब यहां पूछा गया है कि इनमें कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। तो इसमें जोसेफ एडिसन, ये अंग्रेजी भाषा के कवि, निबंधकार, नाटककार रहे हैं। एडिशन इसमें नहीं आते हैं। किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा? किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा? अब यहां याद रखना है कि भले ही आपके सिलेबस में पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है, लेकिन कुछ पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत आपको मालूम होने चाहिए। 2021 में भी इससे सवाल पूछा गया था ना। तो देखिए कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है। तो एक तो सिद्धांत है रिचर्ड्स का। रिचर्ड्स ने एक सिद्धांत दिया, मूल्य का सिद्धांत। मूल्य का सिद्धांत, ये साथियों काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मूल्य का सिद्धांत। इसके अलावा संप्रेषणीयता, यानी मूल्य और संप्रेषण। इन्होंने अर्थ के 4 प्रकार बताए हैं। किसने? रिचर्ड्स ने। अर्थ के कितने प्रकार बताए? 4। वाच्यार्थ, यानी वाच्य के अर्थ पर, भावना, स्वर और नियत। अब जो वाच्यार्थ है, जो सीधे सीधे कहा जाए, जिसका सीधा अर्थ निकल जाए। भावना, उस अर्थ के प्रति जो वक्ता है उसकी अपनी रुचि होती है। श्रोता या पाठक के प्रति वक्ता का जो दृष्टिकोण है वो स्वर होता है। वक्ता का जो उद्देश्य होता है, वह क्या प्रभाव डालना चाहता है अपने श्रोताओं के ऊपर, उसको नियत कहते हैं। इन्होंने भाषा के 2 रूप बताए। एक तो रागात्मक भाषा। इन्होंने भाषा के कितने रूप बताए? 2 रूप बताए, रागात्मक भाषा और वैज्ञानिक भाषा। इन सब में अगर आप कुछ भी नहीं याद रख सकें तो 2 सिद्धांत आप जरूर याद रखिएगा। रिचर्ड्स का 2 सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषणीयता का सिद्धांत। ये केवल सिद्धांत का नाम ही आप याद रखें, तब भी आपका काम हो जाएगा। चलिए, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे?
संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे? संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे? बाबूराम सक्सेना, जॉर्ज ग्रियर्सन, लेनॉर्ड ब्लूमफील्ड, एकीथ बी। यह भी काफी अच्छा सवाल है। संरचनात्मक ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1930 से 40 के बीच में बताया जाता है। अमेरिका के एक भाषा वैज्ञानिक हैं ब्लूमफील्ड। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों यह भी। अंगिका पूछी गई है। यह मुख्य रूप से बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बिहार और झारखंड के, बिहार का जो क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और कटिहार। झारखंड में संथाल परगना, ये बोली जो है 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद से संबंधित है, जिसकी राजधानी चंपा थी। राजधानी इसकी चंपा थी, जिसको वर्तमान भागलपुर के नाम से जानते हैं। भागलपुर, अभी भोजपुरी के विषय में बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। कई विद्वान सरहपा को अंगिका बोली का प्रथम कवि मानते हैं। प्रथम कवि मानते हैं। अब इसके विषय में और थोड़ा सा जान लेते हैं। यह बोली मैथिली, मगही और भोजपुरी के करीब है, उसके करीब मानी जाती है। इसकी अपनी लिपि है कैथी लिपि, और लगभग ये मैथिली से मिलती जुलती है। और बहुत लंबे अरसे से ये मांग चल रही है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में इस बोली को भी मान्यता दी जाए। तो ये कहां से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा
बिहार से संबंधित है, जबकि मैथिली, मगही और भोजपुरी यह भी बिहारी की 3 बोलियां हैं। ठीक है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। कैसे याद रखेंगे? तो मैम जो है वह भोजपुर की है, भोजपुर वाली मैम। मैं से मैथिली, म से मगही और भोजपुर से भोजपुरी। मैम भोजपुर की हैं। कहां वाली मैम? तो बिहारी मैम। बिहारी मैम भोजपुर की हैं। बिहारी मैम भोजपुर की हैं। अगला सवाल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? यह भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको यह पूरा मालूम होना चाहिए कि जो भारतीय भाषाओं का विभाजन हुआ, किसने किस भाषा को किस श्रेणी में रखा, इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। यानी किस विद्वान ने किसको किस शाखा में रखा है और यह विभाजन किस आधार पर था। तो ये भाषा को व्यवस्थित करने के रूप में यह रखा गया। यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्रों में इसको विभाजित किया। अब इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने बाहरी उपशाखा के अंतर्गत पश्चिमोत्तर समुदाय की जो भाषाएं हैं उसको रखा है। अब पश्चिमोत्तर समुदाय की जो भाषाएं हैं, यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो भाषाएं हैं, लहंदा, सिंधी, ये रखा। दक्षिणी समुदाय में मराठी को रखा। पूर्वी समुदाय में उड़िया, असमिया, और बंगाली को रखा। इसी तरीके से बिहारी को भी उन्होंने पूर्वी उप समुदाय में रखा है और मध्यवर्गीय एक उपशाखा उन्होंने बनाया, मध्यवर्गीय उपशाखा, जिसमें उन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा। तो पूर्वी हिंदी को उन्होंने किसमें रखा? मध्यवर्गीय उपशाखा में, पूर्वी में उड़िया, असमिया, बांग्ला, बिहारी को, दक्षिणी के अंतर्गत मराठी को और लहंदा और सिंधी इत्यादि को पश्चिमोत्तर समुदाय में। अगला सवाल, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक ऐसी धारा चलती है साहित्य में कि उस धारा के अनुकूल ही लोग कविताएं लिखने लगते हैं। जैसे आज रील बनती है, रील में क्या किया जाता है?
ट्रेंड देखा जाता है। रील में क्या देखा जाता है? ट्रेंड देखा जाता है। कैसा ट्रेंड? तो कहे भैया आजकल ट्रेंड चल रहा है साड़ी पहनने वाला। साड़ी पहनने वाला कैसा ट्रेंड चल रहा है? साड़ी पहनने वाला ट्रेंड एआई से। तो जितनी भी स्त्रियां, लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो सब क्या करती हैं? एक एआई जनरेटेड रील बनाती हैं या इमेज बनाती है और उसको अपलोड कर देती हैं। तो ये ट्रेंडिंग हमेशा रही है और साहित्य में भी रही है कि अगर कोई आकर कविता लिखने लगा, दुख भरी कविता, तो उस समय सारे लोग दुख भरी कविताएं लिखेंगे। कोई श्रृंगार लिखने लगा तो सारे कवि श्रृंगार ही लिखेंगे। एक ट्रेंड था। तो शुक्ल जी यही बात कह रहे हैं कि ऐसा कवि जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, यानी उसमें कोई बनावट नहीं है, शुद्ध रूप से वियोग वर्णन किया है। कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। तो जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए है, परिस्थितियों के अनुरोध के लिए नहीं है। तो कबीर के यहां तो वियोग वर्णन है ही नहीं है। क्यों करेंगे वियोग, जब गृहस्थ जीवन को मानते ही नहीं है। वियोग जीवन है इनके यहां, लेकिन आध्यात्मिक है। आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पा रही, इसलिए हो सकता है वियोग की दशा में रहे। लेकिन लौकिक वियोग वर्णन कबीर के यहां नहीं है। जायसी के यहां वियोग वर्णन है, लेकिन शुक्ल के अनुसार बनावटी है। तुलसी के यहां भी वियोग वर्णन नहीं मिलता। मिलता किसके यहां? सूरदास के यहां है। कैसा है? सूर सागर में। सूर सागर में मुख्य रूप से जहां पर गोपियां जो है वह कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है और उनके जाने के बाद वो दुखी भी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि कृष्ण छोड़ के चले गए। वो उद्धव को भेजते हैं। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण के मित्र हैं। लेकिन यहां किसके प्रतीक हैं? तो उद्धव है निर्गुण के प्रतीक और गोपियां कौन है? सगुण की प्रतीक। तो उस समय ऐसा दौर चल रहा था निर्गुण का कि सगुण का वर्चस्व नहीं था, निर्गुण का वर्चस्व होता जा रहा था। जनता निर्गुण की तरफ आकृष्ट होती जा रही थी। इसी चीज को हटाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, सगुण पर निर्गुण की विजय दिखाने के लिए यहां पर सूरदास ने यह काम किया। तो शुक्ल जी ने यह बात सूरदास के विषय में कही है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अगला सवाल। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जिनके विषय में भी आपको जानना चाहिए। राजभाषा के तहत ये सारी शब्दावलियां प्रयोग की जाती हैं। ज्ञापन के लिए मेमो शब्द का प्रयोग किया जाता है। कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? बताइए। $1850, 1900,
1920 या 1950? 18 अप्रैल 1900 को इसके फैक्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाएगा। 18 अप्रैल 1900 में उस समय के जो गवर्नर थे एंटोनी मैकडोनेल, एंटोनी मैकडोनेल, ये उस समय गवर्नर थे। इन्होंने संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, तो उस समय उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा, 18 अप्रैल 1900 में एंटोनी मैकडोनेल्ड के आदेशानुसार नागरी लिपि का प्रयोग कचहरियों में होने लगा। इसके पहले किस लिपि का प्रयोग होता था? तो उर्दू में या फारसी में कचहरियों का कामकाज होता था। अब इसके पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान था? इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका था? कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन in the northwest western provincing and अवध। यह एक विस्तृत ज्ञापन, मेमोरेंडम, ज्ञापन को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम कहते हैं। कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न प्रोविंसिंग एंड अवध नामक एक ज्ञापन किसने दिया? मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने ज्ञापन दिया उस दौर की गवर्नमेंट को, और इसी ज्ञापन के प्रभाव में आकर एंटोनी मैकडोनेल ने 18 अप्रैल 1900 को कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग शुरू करवा दिया। नागरी पंचायती सभा जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी, नागरी पंचायती सभा 1893 का भी एक बहुत बड़ा सहयोग और आंदोलन था कि उसने घर घर में नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काम किए। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन है, नित्य नपुंसक लिंगई एक वचनांत समास होता है जो हमेशा ही नपुंसक लिंग होगा, एक वचन होगा। वह समास कौन सा होगा? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। देखिए बाकी समास जो है बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व, ये सब ही समास
क्या हो सकते हैं, पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन अव्ययी भाव नित्य नपुंसक लिंग में ही होता है। बाकी सब पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन यह हमेशा नपुंसक लिंग में ही होगा। इसका एक सूत्र है संस्कृत में, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यधरता भावात्या संप्रत प्रादुर्भाव। इन सारे शब्दों के योग में अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय हो, विभक्ति हो, समीपता सूचक शब्द हो, वृद्धि हो, वृद्धि नहीं वृद्धि, ये सारी कंडीशन अगर होती है तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, वाक्य में उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है? चलिए, तो यहां लिखा है उद्योगिनम पुरुष सिंहामुपैति लक्ष्मी, वाक्य में उद्योगिनम में कौन सी विभक्ति है? उद्योगिनम में राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति है। अगला सवाल, कादंबरी में वर्णन नहीं है। चलिए, कादंबरी जो है यह विश्व का प्रथम उपन्यास है। विश्व का प्रथम उपन्यास है। अब ये जो इसके लेखक हैं बाणभट्ट जिनका समय 7वीं शताब्दी है। कैसे याद रखेंगे इनका समय? जब आप किसी बाण को बनाते हैं तो 1 बाण, 2 बाण, 3 बाण, यानी बाण का जो स्ट्रक्चर आपको याद रखना हो तो बाण में 3 बाण होती हैं, ऐसे तीनों बाण ही हैं, तो 7 ऐसे आप याद रखेंगे कि 3 बाण होगी। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी है। भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने इसे पूर्ण किया, यानी यह जो विश्व का पहला उपन्यास है यह पूर्ण नहीं हो सका, यह अपूर्ण था। इसको पूर्ण किसने किया? इनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने। ठीक है, यह कथा और श्रेणी का काव्य है चंद्रपीड़ और कादंबरी। चंद्रपीड़ नायक है और कादंबरी इसकी नायिका है। ये एक और महत्वपूर्ण है किसमें 3 जन्मों की कथा है। पूछा जाता है कि किस रचना में 3 जन्मों की कथा है, इसको किस रीति में लिखा गया है? तो बाणभट्ट ने इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया है।
इसके लिए एक कहावत भी है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। मैं ये लिखा देता हूं, कई बार पूछा भी गया है, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। बाणोच्छिष्टम, बाणोच्छिष्टम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये कहा गया है पूरा संसार बाण की जूठन है। पूरा संसार बाण की जूठन है, मतलब उन्होंने हर विषय पर लिख दिया है। क्या कहा है? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी बाण ने संसार की सारी बातों को लिख दिया है, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ झूठा कर दिया। तो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, पूरा संसार बाण का जूठन है। अब यहां एक चीज और है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुख नाशोपदेश है। तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि सुख नाशोपदेश नामक खंड कहां से लिया गया है? तो सुख नाशोपदेश नामक खंड भी किससे जुड़ा हुआ है? कादंबरी कथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अछोत सरोवर, शाल्मली वृक्ष का जो वर्णन है बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है। यानी अछोत सरोवर भी है, शाल्मली वृक्ष भी है, पंपा सरोवर भी है, मारीच का आश्रम जो है यह इसमें नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि मारीची का आश्रम कहां है? बताएं आप सब। चलिए, थोड़ा सा सवाल कठिन है, मैं जान सकता हूं। तो मारीच आश्रम भी है इसमें, अछोत सरोवर भी है, मारीच आश्रम भी है और शाल्मली वृक्ष भी है, पंपा सरोवर है। जबालिरिस के पुत्र हारित को सरोवर के किनारे एक असहाय सुख और तोता मिलता है, वह अपने पिता के आश्रम ले जाते हैं। बाणभट्ट ने इस आश्रम, जिसे मारीच पुत्र जबाली का आश्रम भी कहा जाता है, वहां पर ले गए से। और यह कहां पर स्थित है? यह आश्रम पंपा सरोवर के पास विंध्याटवी, विंध्याचल के जंगलों में स्थित है। ठीक है, अब यहां देखिए, मारीच आश्रम है कि नहीं है? मारीच का आश्रम है कि नहीं है?
चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा कि कादंबरी में किसका वर्णन नहीं है? अछोत सरोवर, शाल्मली वृक्ष, पंपा सरोवर या मारीची आश्रम? लगभग पूरी कथा मैंने आपको बता दिया है। देखिए, इसे उपन्यास कहा जाता है। उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर यह सटीक नहीं बैठता। उस समय एक शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता था, आख्यायिका। तो यह आख्यायिका तरह का ग्रंथ था जिसमें आख्या दी जाती है, लेकिन इसके स्वरूप को आधार मानकर इसे उपन्यास कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह हस्तिनापुर कौन गई थी? है बहुत छोटे छोटे सवाल, लेकिन है कठिन थोड़े से। अनसुईया गई थी, प्रियंवदा गई थी, गौतमी गई थी या मेनका गई थी? अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह हस्तिनापुर कौन गई थी? तो वहां पर कौन गई थी? अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की दो सखियां थी जो उनके साथ वन में रहती थीं। मेनका अप्सरा थी जो शकुंतला का जन्म हुआ था। तब गौतमी के साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है। तो यहां पर किसके साथ गई थी यह बताना है। ठीक है, अनुसुईया और जो प्रियंवदा है, अनुसुईया और प्रियंवदा ये नहीं गई। इन्होंने क्या किया कि जो जंगल का बॉर्डर है वहां तक इनकी विदाई करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए आई हुई थी। ठीक है, यहां पर राइट आंसर होगा गौतमी। सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन कहां पर वर्णित है? सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन कहां वर्णित है? यह तो सबसे आसान सवाल है, सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। एक बहुत ही चर्चित कृति है, यानी राम के चरित्र के बाद, जिसे हम उत्तर राम चरितम कहते हैं। यह भवभूति की श्रेष्ठ रचना है। 8वीं शताब्दी के आसपास, और इस रचना के आधार पर ही उन्होंने करुण रस को ही एकमात्र रस माना। यह एक नाटक है और इस नाटक में कुल 7 अंक हैं। चित्र, दर्शन, छाया, सुखांत, इस प्रकार के इसके भाग हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर राम चरितम। आपको 2021 का पेपर उठा के देखना चाहिए। टीजीटी 2021 का पेपर उठा के देखिए, जिसमें 125 में 76 सामान्य कैटेगरी की मेरिट गई है। 76 प्रश्न। तो पेपर टीजीटी का कठिन बनेगा।
और पीजीटी का आसान बनेगा क्योंकि उसमें इंटरव्यू है। ठीक है, प्रश्न इसी लेवल के बनेंगे, यह आप एकदम मन में रख लीजिए। कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है? कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे है? तो कादंबरी में विदिशा नगरी जो है वो वेत्रवती नदी के किनारे है। परस्मैपदी देने के अर्थ में दा धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो चलिए आज के सवाल यहीं तक। कल बाकी और महत्वपूर्ण सवालों के साथ फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के सवाल अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा। एक सवाल आपके लिए कमेंट में छोड़ा हूं, जाके जवाब दीजिएगा। 1% नहीं, अगर इस तरह के 10 सवाल आ गए, 10 में कम कह रहा हूं, कम से कम 20 सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे। 20 सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे तो अपने आप मेरिट आपकी लो चली जाएगी, और ऐसा ही होगा। लगभग 20 सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नए पैटर्न पे तैयारी करिए। अगर नए पैटर्न पे इस तरह के सवालों के साथ हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।